आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी रद्दी की वापसी। उस साल भी बाढ़ बढ़त पर ही थी। हर आए लोग के कहते सुने जा रहे थे, हमने अपनी उम्र में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। रामलला के स्वर में स्वर मिलाकर उसके बाबूजी जगदेव सिंह ने भी अपना आश्चर्य व्यक्त किया। ननकू क्यों पीछे रहता? अब 35 वर्ष की उसके बाप ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। फिर 12 वर्षीय पुत्र की क्या औकात? उसकी आयु में ऐसी बाढ़ नहीं ही आई थी। बाढ़ की बढ़त घटत मापने हेतु सरकारी महकमे के अपने पैमाने होंगे, पर राम सखी का पैमाना है उसके दरवाजे की सीढ़ियाँ। उसके अनुसार जिस साल घर बनकर तैयार हुआ था उसी साल 7 सीढ़ियाँ डूब गई थीं। उसके ससुर जी ने बैसाख माह में दरवाजे पर मिट्टी भरवा दी। फिर तो 6 सीढ़ियाँ ही बची। मिट्टी हर साल भराई जाती, हर साल उतनी ही बह भी जाती। बाढ़ के पानी का यही स्वभाव है, कुछ दे जाना, कुछ ले जाना। जब से गौरी ब्याह कर आई, उसके ससुर जी द्वारा बनवाए गांव के सबसे ऊंचे दरवाजे की 6 सीढ़ियों को उसने भी बाढ़ मापने का पैमाना बना रखा है। 2 साल तक बाढ़ के पानी ने सीढ़ियों के पांव भी नहीं पखारे। गौरी झल्लाती, मैंने अपने मायके में कभी बाढ़ नहीं देखी थी। मेरे आने के बाद बाढ़ ही रूठ गई है। मुझे बाढ़ देखने, झिझिया खेलने का बहुत मन करता है। गौरी ने अपने पिता के मुख से बाढ़ का वर्णन सुना था। बेटी का ब्याह बाढ़ वाले इलाके में तय करने के बाद वे इस इलाके का ज़्यादा ही बखान करते रहते थे। शायद जैसे गांव में बेटी ब्याहना उन्हें स्वयं रुचिकर नहीं लग रहा था, या फिर होने वाले ससुराल की स्थितियों में अभियोजन लायक बेटी का मन बना रहे थे। विवाह से पूर्व गौरी को उस गांव की बातें सुन सुनकर अचंभा, भय और रोमांच भी होता था। आंगन घर तक पानी का प्रवेश कर जाना, कई दिनों तक जमे रहना, उसके साथ सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का घर में आगमन, चूल्हा चौका बंद करना, सब जानकारियां गौरी को भयभीत कर जाती। लोगों का छत और छप्परों पर निवास, हेलीकॉप्टर द्वारा खाने के पैकेट्स छतों पर गिराना, नाव पर बैठकर दिशा मैदान जाना सुनकर गौरी अचंभित हो जाती। पर नाव पर बैठकर महिलाओं का गाते बजाते झिझिया खेलने जाने की कल्पना उसे रोमांचित करती। विवाह के बाद 2 वर्षों तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बाढ़ आई पर भरथुआ चौर के पेट में ही समाई रही, लौट गई। उस गांव वाले के अनुसार कई साल से बाढ़ की भ्रूण हत्या होती रही थी। उसका बचपन और जवानी कोई देखे तो कैसे? विधना ने चौर की कोख से आगे की उसकी आयु लिखी ही नहीं थी। उसके ब्याह के 3रे वर्ष से बाढ़ ने उसके दरवाजे की सीढ़ियां पखारना बंद कर दिया। लेकिन आगे के सालों में एक एक वर्ष में एक एक सीढ़ी आगे चढ़ती गई बाढ़। उस साल खेतों में धान के पौधों की जवानी रौंदती, सारा इलाका जलमग्न करती बाढ़ जगदेव सिंह की 4 सीढ़ियां डुबो गई। गांव वाले बेहाल हो गए। जगदेव सिंह का बड़ा आंगन, चारों ओर बने चौड़े चौड़े ओसारे, सब रिलीफ कैंप में तब्दील हो गए। 1 सप्ताह तक यही स्थिति रही। दरअसल उनके घर के चारों ओर नीची जमीन पर बने घरों में पानी भर आया था। गौरी को अपना भरा भरा आंगन और कई चूल्हों पर भोजन की सामग्री बनते देख बड़ा सुखद लग रहा था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अपना घर आंगन कितना भरा भरा लग रहा है, काश सब दिन ऐसा ही रहता। उसकी सास ने बहू की सिधाई पर लंबी सांस खींचते हुए कहावत कही, चिड़िया की जान जाए लड़कन के खिलौना। ये सब बेचारे बाढ़ के मारे हैं। खेतों में इनकी फसल बह गई, घर में संजो कर रखा अन्न भी डूब गया। ये इतने दुखी और तुम्हें आनंद आ रहा है। भगवान न करे मेरा आंगन इन दुखियों से फिर कभी भरे। उनकी सास ने ठीक ही कहा था। गौरी को भी इसका एहसास हुआ। जिन घरों में एक भी नौकरी पेशा स्त्री पुरुष नहीं, बाढ़ चले जाने पर भी उनकी हालत नई फसल के आगमन तक बहुत खस्ता रही। गौरी के भाई दिल्ली में नौकरी करते थे। उन्होंने होली के समय गौरी को दिल्ली बुलाया। निमंत्रण स्वीकारते हुए गौरी ने एक शर्त रखी थी, बाढ़ आने से पहले गांव लौट आने की शर्त। गांव लौट आई थी गौरी।
उस साल तो बाढ़ ने फिर अपना विकराल रूप दिखा ही दिया। गौरी के चारों घर में घुसकर पसरी पड़ी रही बाढ़। बाढ़ जाने का नाम न ले। भाद्र मास के घुप अंधेरी रात्रि में बाढ़ ने दरवाजे की चौखट से अंदर प्रवेश किया था, इसलिए अपनी ज़रूरत के बहुत सामान घर के जमा 5 सदस्य और छोटा पलटू अर्थात चरवाहा मिलकर छत पर चढ़ा भी नहीं सके। पानी की धार तेज थी। गौरी के ऊंचे पांव वाले पलंग पर बिछा गद्दा तक भीग गया। 1 सप्ताह छत पर ही गुजारा करना पड़ा। बाढ़ देखने की गौरी की लालसा अब समाप्त हो चुकी थी। वर्षों से संजोए भय, कौतूहल और रोमांच की कल्पना के स्थान पर अब उसके मन पर भोगा हुआ यथार्थ था। आखिर बाढ़ के पानी को वापस जाना ही था। धरती की जितना सोख सकी उतना पानी छोड़ बाढ़ लौट गई। उसके जाने के बाद का दृश्य उसकी उपस्थिति से भी ज़्यादा भयानक था। घर का सब कुछ भीग चुका था। कोठी का अन्न, जलावन की लकड़ी, बर्तन, बासन, यहाँ तक कि मिट्टी के बने चूल्हे में आग के स्थान पर 7 दिनों तक पानी भरा रहा। सब कुछ सामान्य होने में दिन लगने ही वाले थे। संभलने और संवारने में आने वाली अगली बाढ़ तक का समय लाजमी था। उस संवारने के क्रम में गौरी ने घर में बहुत दिनों से सहेजे गए पुराने सामान निकाल दिए। अपनी सास जी से कहा, माँ जी, पुराने सामानों वाली कोठी की दीवार भी चावल वाली कोठी की तरह ढहकर मिट्टी के ढेर बन गए। सामान छितराए पड़े हैं, उन्हें बाहर कर देती हूँ। साहु जी को बुलाकर बेचने लायक सामान बेच भी दूंगी। अनमने ढंग से राम सखी ने कहा, जो मन में आता है करो, मुझसे मत पूछो। यह सब सोचने समझने लायक मेरी मति ही नहीं रही। सास जी की मनस्थिति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना गौरी को मुनासिब नहीं लगा। पिछले घर की कई कोठियाँ ढह गई थीं। उसमें रखे अनाज भी खराब हुए थे। आंगन के सूखने पर अन्न पसार पसार कर सुखाने लगी गौरी। पलटू का काम बढ़ गया था। ससुर जी गौरी का साथ देते थे। एक दिन वे गुमसुम बैठी पत्नी पर बिफर पड़े। मत सुन्न हो गई हो क्या? बाढ़ कोई पहली बार आई है? वह तो आती ही रहती है। उसका जीवन ही आना जाना है। जो उसका काम है वो कर गई। अब जो हमारा काम है हम क्यों छोड़ दें? उठो, बहू के काम में हाथ बटाओ। राम सखी ने मनो सुना ही नहीं। गौरी की जिम्मेदारी और बढ़ गई। बाढ़ क्या गई, काम का बोझ डाल गई थी। सुबह सुबह गौरी ने पलटू को आवाज़ दी, पलटू, दरवाजे से बड़ी टोकरी लेकर आना। पलटू के सिर पर पुराने बर्तनों से भरी बांस की टोकरी डालना चाह रही थी गौरी, पर वह स्वयं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठा नहीं सकी। दोनों के जोर लगाने से भी टोकरी टस से मस नहीं हुई। गौरी सिर थाम कर बैठ गई। पलटू अपनी मालकिन की परेशानी समझ गया था। वह 2-2 सामान हाथ से उठा उठाकर दरवाजे के बाहर रखाया। कुछ सामानों के अंग दरवाजे तक जाते जाते कई स्थानों पर बिखर गए। गौरी की शादी के समय उसके मायके से आई चटाई का यही हश्र हुआ। राम सखी के विवाह समय की चटाई और रजाई के अंग भी कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। गीत की पंक्तियों को साकार कर गई। उसके विवाह के समय के फिल्मी गीत की पंक्तियाँ थीं। उसके पति उसी चटाई पर बैठे गुनगुनाया करते थे। कुछ हल्के और भारी बर्तन जो धातुओं की पहचान खोकर चबाए हुए पान की तरह एक रंग में रंग गए थे, पलटू बाहर रखाया। अल्मीनियम, कांसा, पीतल, फूल, पता नहीं किस बर्तन का कौन धातु था। छोटे बड़े 10-11 होंगे। झांझ, कजरौटा, घिसा पिटप, परात, लोटा, चकला, बेलन और भी बहुत कुछ। गौरी ने कहा, पलटू, सब सामान दरवाजे के नीचे रख दो। धूप लग जाए, थोड़ा झाड़ पोंछ कर महेश सुनार को बुला लेना, रद्दी में बेच देंगे। पलटू ने रद्दी बेचने का अर्थ नहीं समझा। उसके समझने बूझने के लिए इतना ही काफ़ी था कि इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दे। दिन भर सूखते रहे सामान। आखिर भादो माह की धूप थी कड़ी तीखी। सुखा दिया उन बर्तनों को। उनके ऊपर जमी काई की हरितिमा कम हुई। गौरी ने शाम को उन्हें अंदर रखने की ज़रूरत नहीं समझी। पर कौन ले जाने वाला था? उसे शक था कि रद्दी का व्यापारी भी शायद ही इन्हें खरीदे। दरअसल हर माह घर का रद्दी निकाल कर बेचते हुए उसने अपनी भाभी को दिल्ली में देखा।
अखबार भी यदि सलीके से संभाल कर नहीं रखे होते तो रद्दी वाला खरीदता नहीं था, खरीदे भी तो कम दाम देता था। उनकी भाभी की भाभी अमेरिका में है, वो भी उन्हीं दिनों दिल्ली में आई हुई थी। भाभी को रद्दी वाले से हुज्जत करते देख उन्होंने जो बात बताई तो समझ में आया कि उनके यहाँ रद्दी का अलग रुतबा है। वहाँ लोग अपने घर का रद्दी निकाल कर बाहर रख देते हैं। जूता, चप्पल, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिस किसी को ज़रूरत हो ले जाता है। गौरी की भाभी ने कहा था, मेरे घर में भी बहुत सामान ऐसे ही रद्दी उठाए हुए हैं। दिल्ली से लौटकर गौरी ने अपनी सास को सब बातें सुनाई। उसकी सास अपनी समझदारी एक प्रचलित कहावत में व्यक्त कर गई, के करो फाटल के करो अंटल। सुबह सकाल उठकर गौरी ने सास जी से कहा, माँ जी, पुराने टूटे फूटे सारे रद्दी सामान बाहर रखवा दिए हैं, आप देख लीजिए, किसी सामान को वापस रखने की ज़रूरत तो नहीं। आप साहब जी को बुलाकर मैं उन्हें बेच दूंगी, जो भी रुपए दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, रद्दी ही तो है। गौरी को अपनी सास से सुनने की उम्मीद थी, जो मन में आता है करो, पर ऐसा नहीं हुआ। राम सखी उठी, बिना कुछ कहे दरवाजे पर गई। गौरी भी अपने काम में लग गई। काफ़ी समय बीतने पर उसे अपनी सास का ध्यान आया। उसने बाहर जाकर देखा, राम सखी रद्दी के ढेर के पास बैठी एक एक सामान को उठाकर निहार रही थी। उसकी एकाग्रता ऐसी ही मानो ननकू को ठोक कर सुला रही हो। गौरी उनके पास जाकर बोली, माँ जी क्या हुआ, जो छांटना है छांट लीजिए, साहब जी आने वाले होंगे। राम सखी ने डंडी टूटे कजरौटा को हाथ में लिया, कहने लगी, गौरी तुम्हें मालूम है यह कजरौटा हमारे घर कब और कौन लाया था? नहीं माँ जी, मुझे क्या मालूम, मैं तो आज ही देख रही हूँ इसे। तो सुनो, कजरौटा तुम्हारे ससुर जी के जन्म पर उनकी फुआ लेकर आई थी। पीतल के इस कजरौटे में भतीजे के लिए काजल सेंक कर। मेरे ससुर जी बहुत दिलदार थे, अपनी बहन को काजल की सिकाई में 10 कट्ठा ज़मीन लिख दिए। अब फुआ जी 10 कट्ठा खेत के लिए हल बैल लेकर खेती करने मैके आने से तो रहीं। मेरे ससुर जी हर साल उसमें फसल उगाते थे, अपने हिस्से का आधा अन्न रख लेते, आधे का दाम उन्हें भेज देते। उनके मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने भी 2 साल ऐसा ही किया। एक दिन बाजितपुर से खबर आई, फुआ जी चल बसी। तुम्हारे ससुर खोज पुछारी के लिए बाजितपुर गए। फूफा जी के पास श्राद्ध के लिए भी रुपए नहीं थे। तुम्हारे ससुर श्राद्ध में खर्च करने के लिए चावल, दाल, चूड़ा, दही, कोहड़ा सब के सब 10 भाड़ ले गए। 2000 रुपये का इंतज़ाम करके भी ले जाना था। घर में इतना अन्न नहीं था कि बेचकर पैसा मिले। उसी साल बड़ा भूकंप आया था, मेरी नथनी तभी बेच दी थी। फिर तो फूफा जी या उनके बाद उनके बेटों ने भी फसल कटने पर कभी अन्न भेजने के लिए तकादा नहीं किया। उन्होंने रुपया भी नहीं लौटाया, मानो 2000 में वह 10 कट्ठा ज़मीन फिर खरीद ली गई हो। इसीलिए उस खेत का नाम फुआ का 10 कठवा है। अपने ख़ानदान की 3 पुश्तों की कहानी सुनती गुनती गौरी भी कहीं उसी कजरौटे में बंद हो गई। साहब जी भी कब आकर अपनी तराजू ठीक करता, फुआ के 10 कठवा की कहानी सुनता रहा। उसे समय और प्रयोजन का भान ही नहीं हुआ। कजरौटे को दूसरी ओर रख कर गौरी ने अन्य बर्तनों को हाथ लगाया। उसके हाथ से टूटा फूटा झांझ अर्थात छन्नी लेकर राम सखी कहने लगी, गौरी ये झांझ मेरे ही हाथ से टूट गई थी। छन्नी को हाथ में लिए राम सखी बिसूर पड़ी, गौरी यह अभागा हत्यारा झांझ अब मेरे घर में है, पर मेरा बेटा नहीं रहा। होली का दिन था, मैं भोर भिनसार से पुआ छान रही थी। 5 किलो आटे के घोल के पुए छानते थे। 8 साल का मेरा बेटा, तुम्हारा जेठ, दबे पाँव आता और मेरे पीछे मिट्टी की नई हाड़ी से पुआ उठाकर लेकर भाग रहा था। बहुत देर बाद मैंने छाने हुए पुआ की हाड़ी में हाथ लगाकर देखा, हाड़ी हल्की लगी। वह उसी वक्त फिर आया और पुआ निकालने लगा। उसी अभागे झांझ ने गरम घी से एक और पुआ निकाला था। मुझे क्या मालूम कि हाड़ी में उसका हाथ है। गरम पुआ उसके हाथ पर पड़ा, वो चीख उठा। गुस्से में मैंने उसी गरम झांझ से उसकी नंगी पीठ पर 2-4 हाथ जड़ दिए।
हाथ तो जला ही था, पीठ भी जल गई। मेरे घर की होली खराब हुई ही। उसी घाव के कारण वह 1 महीने बाद मुझे छोड़कर दुनिया से चला गया। 4 दशक पूर्व बिछड़े बेटे के लिए बुक्का फाड़ कर रोने लगी राम सखी। गौरी का सिसकना मात्र सास का साथ देने के लिए नहीं था, वह भी अब माँ है। बिन देखे अपने जेठ के लिए नहीं, अपने बेटे को उसके स्थान पर रख कर सोचने से हिया फटना था, फट गया। सास बहू के बीच वार्तालाप का यह दृश्य देखकर साहब जी ने धीरे से कहा, आज रहने दो बहुरानी, मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगा। दोपहर ढल गई है, नहाना धोना भी बाकी है। गौरी ने भी इशारे से साहब जी को जाने के लिए कहा। जवाबी इशारे के अबोले शब्द थे, कल ज़रूर आ जाइए, मुझे याद करवाने की ज़रूरत ना पड़े। साहब जी भी गौरी को आश्वस्त कर अपने पसारे हुए तराजू व बाट बोरा में कसते आगे बढ़ गए। माँ जी उठिए, हाथ मुँह धोइए, बहुत देर हो गई। गौरी आंगन की ओर जाती हुई बोली। नहीं गौरी, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। राम सखी के हाथ में एक कांसे का एक लोटा था। लोटे की 3 पीढ़ियों की यात्रा सुनती गौरी थक चुकी थी। बेटा भी स्कूल से वापस आकर अपनी पीठ पर भारी बस्ता लिए माँ की पीठ पर लदा पड़ा था। दोनों के बोझ से बोझिल होती गौरी चिल्लाई, क्यों रे, आज फिर जल्दी छुट्टी हो गई, मास्टर नहीं आए क्या? ननकू बोला, माँ 5 बजे छुट्टी हुई है, सब मास्टर आए थे। गौरी को सांस ढलने का एहसास हुआ। राम सखी को भी ज़बरदस्ती उठाकर अंदर ले गई, खिलाया पिलाया। पर थोड़ी ही देर आराम करके राम सखी फिर उस रद्दी के ढेर से एक सामान उठा लाई। सांस ढल गई थी। गौरी आंगन में पसरा अन्न समेट रही थी और उसकी सास वहीं बैठ रद्दी में निकाले चकला बेलन की कथा पसार गई। लसगरीपुर मेले से राम सखी की दादी द्वारा उसका खरीदा जाना, 2 वर्ष बाद उसके गौने में उसके साथ ससुराल आना, उसकी सास द्वारा उलट पुलट कर देखना, प्रसन्न होना, बेलन की गोलाई और मोटाई पर मोहित होना, न जाने कितने प्रसंग जुड़े थे उस चकला बेलन के साथ। चावल के धनी उस गांव में चकला बेलन को बहुत आराम रहता था। कभी कभी ही मेहमान आने के दिन मेहनत करनी पड़ती, उस पर पूड़ियाँ बेली जाती। एक साल जेठ माह में राम सखी के घर में आग लगी थी। सभी सामान जल गए, चकला बेलन झुलस कर बच गया था। इस प्रकार चकला बेलन की कथा भी दुखांत ही निकली। अन्य सामानों की भी कथा सुनती गुनती गौरी के कई दिन उन रद्दी सामानों की कथाओं के साथ निकल गए। प्रतिदिन सावजी आता, सास बहू को कहते सुनते कथा में डूबते देख लौट जाता। उसके पास डूबने का समय नहीं था। बाढ़ ने घर घर को पानी में डुबो कर उसके व्यापार में बढ़ोतरी कर दी थी। मानो उसके भी दिन बहुरे थे। सब घरों से रद्दी निकाली जा रही थी। इधर बर्तनों की कथा कह कहकर राम सखी स्वस्थ होती जा रही थी। उसकी पुरानी यादें जीवंत हो गई थीं। बचपन और जवानी के उन प्रसंगों की यादों के साथ राम सखी का बचपना और जवानी लौट आई थी। फिर उन अवस्थाओं में चिंतित और दुखी होने की कहाँ गुंजाइश थी। इसलिए राम सखी का मन सामान्य होता गया। जगदेव सिंह भी खुश हुए। गौरी को भी सास जी की स्मृति लौट आना सुखद लगा। उस दिन जब साव जी तराजू बाट की बोरी लेकर पहुंचा, गौरी एक एक बर्तन पलटू के सहयोग से राख और नींबू रगड़कर चमका रही थी। साव जी ने मनाही करते हुए कहा, नहीं बहू रानी, इन्हें साफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे हैं वैसे ही तौलवा दो या हुंडा ही दे दो। मुझे कौन सा इन्हें दुकान में सजाना है, फिर से गलाए जाएंगे ये बर्तन, नए बनेंगे। गौरी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं साहब जी, ये बर्तन अब नहीं बिकेंगे, ये अभी रद्दी हुए ही कहाँ। माँ जी इनके सहारे जिंदा हैं। इनमें इस खानदान की न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियाँ समाई हैं, ये रद्दी नहीं हो सकते। इससे पहले मुझे इनका मोल नहीं मालूम था, अब तो आपको और मुझे इसका मोल मालूम हो चुका है। अब ये मेरे जीवन भर साथ रहेंगे। अनमोल हैं ये रद्दियाँ। पता नहीं कहाँ खोती जा रही थी गौरी। मानो 14 वर्ष बाद पहली बार उस खानदान की बहू बनकर उसके अतीत में डूबती जा रही हो, और उसे यह डूबना बड़ा सुखद लग रहा था।
साइकिल के कैरियर में अपनी खाली बोरी अटकाता साव जी भुनभुनाया। अब तो बहू भी बिना बाढ़ ही डूब गई। ऐसी बाढ़ का पानी न जाए न बहू उबरे। चलूँ मैं दूसरे दरवाजे जाऊँ, क्या पता वहाँ भी कोई सास अपनी बहू को विपता सिपता की कथा कह रही हो। तो यह थी मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।